स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समाज और एक समाज में क्या अंतर है। इससे पहले की वीडियो में हम समाज के अर्थ, उसकी डेफिनेशंस और उसके विशेषताओं को पढ़ चुके हैं। अब हम समाज और एक समाज में अंतर का अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र में समाज और एक समाज का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया गया है। अन्य सामाजिक विज्ञानों में समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह के लिए, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था या सामाजिक संबंधों के जाल के लिए किया जाता है। जहाँ अन्य सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के समूह को समाज मानते हैं, वहाँ समाजशास्त्र व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानकर एक समाज, ए सोसाइटी मानता है। एक समाज का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो सामान्य जीवन में भागीदार हों, जैसे कि भारतीय समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज आदि। कहीं कहीं एक समाज शब्द का प्रयोग समिति के लिए भी किया गया है, जैसे अग्रवाल समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि। एक समाज शब्द के समान जीवन विधि या संस्कृति का बोध भी होता है। जो लोग व्यक्तियों के एक समूह के रूप में एक समाज के अंतर्गत आते हैं, वह सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, जो अन्य एक समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों की संस्कृति से अलग होती है। एक समाज के सदस्यों में समानता और सजातीयता की चेतना पाई जाती है। कुछ लोगों ने एक समाज को समुदाय का ही परिवर्तित रूप माना है। एक समाज का अर्थ इससे स्पष्ट होता है, जैसे कि र्यूटर ने परिभाषा दी है कि एक समाज समाज से बिल्कुल अलग एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। मेंजर ने कहा है कि एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य सामान्य कार्यों या गतिविधियों में चेतन रूप में भाग लेते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग ने कहा है कि एक समाज व्यक्तियों का वह संग्रह या समूह है जो किन्हीं संबंधों या व्यवहार के तरीकों के द्वारा संगठित हैं, जो उन्हें उन दूसरे व्यक्तियों से पृथक करते हैं जो उन संबंधों में बंधे हुए नहीं हैं या जो व्यवहार में उनसे भिन्न हैं। ग्रीन ने कहा है कि एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और अभिरुचि से बना होता है। एक समाज की सभी परिभाषाओं से यहाँ पे स्पष्ट होता है कि एक समाज में कुछ महत्वपूर्ण बातें पाई जाती है, जैसे कि यह व्यक्तियों का एक समूह है, इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलापों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं और ये सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि और संस्कृति की दृष्टि से अन्य एक समाज के अंतर्गत आने वाले समूहों से भिन्न होते हैं। यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ समाज एक अमूर्त अवधारणा है, वहीं समाज एक मूर्त अवधारणा है। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज सामान्य जीवन में चेतन रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। समाज और एक समाज में अंतर को समझने के लिए हमें इसके कुछ आंतरिक अंतरों को भी समझना पड़ेगा, जैसे कि समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण हम इससे निर्मित व्यवस्था अर्थात समाज को भी अमूर्त मानते हैं। एक समाज मूर्त है क्योंकि ये व्यक्तियों का एक समूह है जिसे हम देख सकते हैं। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज, ए सोसाइटी, अपेक्षाकृत एक सरल संगठन है। समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, जबकि एक समाज का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जबकि एक समाज में सीमित होता है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों और मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में इनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। एक समाज का आकार काफ़ी छोटा होता है, जबकि समाज का आकार व्यापक होता है। समाजशास्त्र समाज विशेष या एक समाज का अध्ययन नहीं करके समाज का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। समाज की प्रकृति को समाजशास्त्र के माध्यम से भली भांति समझकर ही व्यक्ति के जीवन को उन्नत करने और सामाजिक जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समाज के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज को हम उस समय तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि उसके प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर ली जाती। पहला प्रकार है परंपरागत एवं मुक्त समाज, ट्रेडिशनल एंड ओपन सोसाइटी।
सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि परंपरागत समाज किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। परंपरागत समाज में परंपराओं और प्रथाओं का विशेष महत्व होता है। परंपरागत समाज में धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। व्यक्तियों के विश्वासों, दृष्टिकोणों और व्यवहार में धार्मिक या आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है। ऐसे समाज में विज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण अधिकतर परंपराओं के आधार पर और कहीं कहीं जन्म के आधार पर होता है। व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने या सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि और जनमत का विशेष महत्व होता है। ऐसा समाज प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विकसित नहीं होता है और इसी कारण यहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण भी नहीं के बराबर होता है। ऐसे समाज में भाग्यवादिता और रूढ़िवादिता का काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे समाज में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। परंपरागत समाज वह समाज है जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, जनमत, जन्म, भाग्यवादिता और रूढ़िवादिता का विशेष महत्व देखने को मिलता है और परिणाम स्वरूप जिसमें सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन की गति सापेक्ष रूप से काफ़ी धीमी होती है। दूसरा प्रकार मुक्त समाज। मुक्त समाज का तात्पर्य होता है खुला समाज, ओपन सोसाइटी। इस प्रकार के समाज में परंपरागत समाज से कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे समाज में धर्म, नैतिकता, प्रथा या परंपरा का महत्व बिल्कुल नहीं पाया जाता। इतना अवश्य है कि मुक्त समाज में परंपरागत समाज की तुलना में इन सबका महत्व काफ़ी कम होता है। मुक्त समाज रूढ़िवादी समाज नहीं होकर प्रगतिशील और सापेक्ष रूप से अधिक परिवर्तनशील समाज होता है। ऐसे समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार जन्म, प्रथा, परंपरा नहीं होकर व्यक्तिगत योग्यता और गुण होते हैं। यहाँ जाति व्यवस्था की बजाय वर्ग व्यवस्था का महत्व पाया जाता है। ऐसे समाज में जन्म, जाति, प्रजाति आदि के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण नहीं होकर शिक्षा, धन, गुण, योग्यता, व्यवसाय आदि के आधार पर होता है। ऐसे समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों जैसे कि कानून, पुलिस, प्रशासन, अदालत आदि का अनौपचारिक साधनों प्रथा, जनमत, रूढ़ि, धर्म, नैतिकता की तुलना में अधिक पाया जाता है। मुक्त समाज में विज्ञान का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। मुक्त समाज ऐसा समाज है जिसकी सामाजिक व्यवस्था में धन, शिक्षा, व्यक्तिगत गुण या योग्यता आदि को विशेष महत्व दिया जाता है और जिनके आधार पर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। ऐसा समाज रूढ़िवादी नहीं होकर प्रगतिशील और परिवर्तनशील होता है, जिसमें सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है और सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक दृष्टि से तीव्र होती है। आदिम समाज और सभ्य समाज। सभ्यता की दृष्टि से विचार करने पर मानव समाज को हम मुख्यतः दो प्रकार के समाजों में बांट सकते हैं और ये प्रकार हैं आदिम समाज और सभ्य समाज। आदिम समाज का अर्थ बताया है इवान प्रिचार्ड ने। उन्होंने कहा कि मानव शास्त्री आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए करते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं और जिनकी अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी और सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का कम विशेषीकरण पाया जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने आदिम समाज की परिभाषा में कुछ अन्य विशेषताओं को जोड़ दिया, जैसे कि उन्होंने साहित्य को, व्यवस्थित कला, विज्ञान और अध्यात्म विद्या का अभाव। आदिम समाज में प्रमुखतः वे जनजातीय समाज आते हैं जो पहाड़ी, पठारी और घने जंगली प्रदेशों में निवास करते हैं और जो आधुनिक सभ्यता की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ऐसे समाजों को सरल समाज, सिंपल सोसाइटी भी कहा जाता है। भारत में अनेक जनजातियाँ जैसे कि टोडा, कमार आदिम समाज के उदाहरण हैं। सभ्य समाज वे समाज हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं और जिनकी प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित प्रकार की होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का भी काफ़ी विशेषीकरण पाया जाता है। इनमें साहित्य, कला और विज्ञान का विशेष महत्व होता है। इनमें शिक्षा का व्यापक प्रसार और विकसित प्रकार का राजनीतिक संगठन देखने को मिलता है। दैत्तिक संबंधों और समूहों की सभ्य समाज में प्रधानता पाई जाती है।
परिवार, नातेदारी, धर्म, परंपरा और रूढ़ि का ऐसे समाज में सापेक्ष दृष्टि से कम महत्व पाया जाता है और ऐसे समाज में सामाजिक विभेदीकरण अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ऐसे समाज को जटिल समाज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी भी कहा जाता है। वर्तमान भारत का समाज और पाश्चात्य समाज सभ्य समाज के ही उदाहरण माने जा सकते हैं। उसके बाद आता है सरल समाज तथा जटिल समाज, सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सरल और जटिल सापेक्ष शब्द हैं। एक समाज किसी अन्य समाज की तुलना में सरल समाज हो सकता है और वही समाज किसी तीसरे समाज की तुलना में जटिल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों प्रकार के समाजों में कुछ हमें मौलिक भेद भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम स्पष्ट समझ लिया जाना चाहिए। सरल समाज का अर्थ उस समाज से है जिसकी संरचना, स्ट्रक्चर और प्रकार्य फंक्शंस सरल हैं या सरलता लिए हुए हैं। ठीक इसके विपरीत जटिल समाज वह समाज है जिसकी संरचना और प्रकार्य जटिल हैं या जटिलता लिए हुए हैं। विभेदीकरण की मात्रा के आधार पर सरलता और जटिलता के अर्थ को समझा जा सकता है। विभेदीकरण का अर्थ यह है कि अनेकता या भिन्नता से है। जिस समाज की संरचना और प्रकार्य जितने कम विभेदीकृत हैं, विभिन्नताएं जितनी कम है, वह समाज उतना ही सरल होगा। इसके विपरीत जिस समाज की संरचना और प्रकार्य जितने अधिक विभेदीकृत हैं या जितनी अधिक विभिन्नताएं लिए हुए हैं, वह समाज उतना ही जटिल होगा। आदिम जनजातीय समाज सरल समाज के और आधुनिक सभ्य समाज जटिल समाज के उदाहरण हैं। इसके अलावा समाजों का वर्गीकरण कार्ल मार्क्स के द्वारा भी किया गया। आर्थिक व्यवस्था को एक निर्णायक संस्था मानकर कार्ल मार्क्स ने अपना प्रसिद्ध वर्गीकरण प्रस्तुत किया और कार्ल मार्क्स ने लिखा कि व्यापक रूप से हम एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और आधुनिक उत्पादन के तरीकों को समाज के आर्थिक निर्माण की प्रगति में कई अवस्थाएं या युग मान सकते हैं। अन्य स्थान पर आपने तथा एंजल्स ने आदिम साम्यवादी, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवाद को मानव इतिहास का प्रमुख युग कहा है। बॉटोमर ने बताया कि यदि हम इन दोनों योजनाओं को मिला दें तो हमें समाजों के पांच मुख्य प्रकार मिल सकते हैं: आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटी क्या है, किसे कहा गया है। इसे आदिम साम्यवादी समाज भी कहा गया है और ऐसे समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान अधिकार होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों का। उत्पादन प्रणाली आदिम प्रकार की होती है। लोग तीर, कमान और पत्थर के कुछ औजारों और हथियारों की सहायता से थोड़ा बहुत उत्पादन करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। संयुक्त श्रम के आधार पर जो कुछ उत्पादन होता है उसे सब लोग आपस में बांट भी लेते हैं और ऐसे समाज में ना तो वर्गभेद पाया जाता है और ना ही व्यक्तियों का शोषण होता है। दूसरा प्रकार बताया है एशियाई समाज, एशियन सोसाइटी। मार्क्स ने भारत को एशियाई समाज का एक उदाहरण माना है। आपने एशियाई समाज की परिभाषा करते हुए कहा था कि यह एक ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित है, साथ ही जिसमें केंद्रीय, राज्य और नौकरशाही है, जिसकी शक्ति जलपूर्ति नियमन पर निर्भर करती है। ऐसे समाजों में कृषि उत्पादन छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा किया जाता है और राज्य तथा नौकरशाही जलपूर्ति से संबंधित कुछ कार्यों को संपन्न करते हैं। तीसरा प्रकार है प्राचीन समाज, एंसाइंट सोसाइटी। ऐसे समाज की प्रमुख विशेषता परंपराओं का विशेष बोलबाला होता है। व्यक्तियों के व्यवहारों का निर्धारण परंपराओं के द्वारा ही होता है। ऐसे समाजों में उत्पादन की प्रणाली अधिक विकसित नहीं होती और लोग पशुपालन और खेती का कार्य साधारणतः कम विकसित औजारों की सहायता से करते हैं। ऐसे समाज में निजी संपत्ति की धारणा के होने से संपत्ति का असमान वितरण पाया जाता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक आधार पर बने वर्ग देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं एक वर्ग के द्वारा दूसरे का शोषण और कभी कभी वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता है। सामंतवादी समाज 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के यूरोपीय समाज और जापान सामंतवादी समाज के ही विभिन्न उप प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे समाजों में भूमि और उत्पादन के अन्य साधनों पर साधारण किसानों का अधिकार नहीं होकर कुछ सामंतों या जमींदारों का अधिकार होता है। ये लोग अर्धदास किसानों से खेती और उत्पादन का कार्य करते हैं। निजी संपत्ति की विकसित धारणा के कारण इस प्रकार के समाजों में संपत्ति का असमान वितरण भी हमें देखने को मिलता है। ऐसे समाजों में सामंतों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है और वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष पाया जाता है। इनमें राजनीतिक शक्ति भी कुछ व्यक्तियों में सीमित होती है।
नेक्स्ट होगा पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाजों की स्थापना में मशीनों के आविष्कार और बड़े उद्योग धंधों का विशेष योग है। मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। उत्पादन के साधनों पर कुछ पूंजीपतियों का अधिकार हो गया। उत्पादन कार्य वेतनभोगी मजदूरों की सहायता से किया जाने लगा। पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता गया और वे एक अधिक से अधिक धनी होते गए। दूसरी ओर श्रमिक अपने श्रम को बेचकर मुश्किल से इतना ही कमा पाते थे जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष बढ़ने लगे। पूंजीवादी समाजों में औद्योगिक क्षेत्रों में अशांति देखने को मिलती है। इन सभी 5 प्रकारों के अतिरिक्त कार्ल मार्क्स ने समाज का एक अन्य प्रकार भी बताया है, समाजवादी समाज। रूस और चीन इस प्रकार के समाज का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कार्ल मार्क्स की मान्यता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के बीच छिपे हुए हैं गरीब अमीर के भेद के बढ़ने और तीव्र वर्ग चेतना के जागृत होने पर वर्ग संघर्ष होगा, जिसमें पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर वर्ग विहीन समाज क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। ऐसे समाज में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होगा। उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर सारे समाज का अधिकार होता है। ऐसे समाज में उत्पादन लाभ के लिए नहीं बल्कि उपभोग के लिए किया जाता है। सभी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करते हैं। ऐसे समाज में धर्म, आध्यात्मिक शक्ति या परंपरा का भी कोई स्थान नहीं होता है।